क्या हाल है बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? हमारे एक टीचर हुआ करते थे, शायद एफएससी की या बीएससी की बात है। वो ऐसे कहा करते थे, हाँ भी बच्चों सुनाओ की हाल है ताड़ा ये उनका एक अंदाज़ हुआ करता था। अच्छा बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत हैं, ठीक ठाक हैं सब? हम जनाब अली पढ़ रहे थे वाटर पोल्यूशन के बारे में, और हमने वाटर पोल्यूशन में जो 6 चीज़ें थी बेसिकली उनको डिस्कस किया था कि हाउ वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड। वो 6 तरीके क्या थे? वो 6 तरीके ये हो सकते थे कि जनाब अली या तो वो लाइव स्टॉक वेस्ट के ज़रिए हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑयल स्पिलेज हो सकती है, बड़े पैमाने पे बड़ा नुकसान होता है ऑयल स्पिलेज। अगर खुदा न खास्ता कोई ऑयल टैंकर या इस तरह से लीकेज हो जाए तो समंदर के अंदर आज समझ लें कि हज़ारों किलोमीटर तक वो फैल जाता है, हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों किलोमीटर तक पूरी वो एक लेयर फैल जाया करती है उसके ऊपर, समंदर के ऊपर। और उस लेयर को वहाँ से निकालना भी एक पूरा मसला हो जाता है, वो निकालना आसान नहीं रहता उस लेयर को वहाँ से। तो बहरहाल आपने ऑयल स्पिलेज पढ़ी, उसके बाद हमने डिटर्जेंट्स पढ़े, उसके बाद हमने पेस्टिसाइड्स पढ़ी, फिर हमने लेदर टैनरीज को देखा, फिर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंट को देखा। उसके बाद आज हमने बेटा शुरू करना है पेज नंबर 314 के ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या है इसका? बेटा जो पानी आप कंज्यूम करते हैं घरों में, डोमेस्टिक उसका इस्तेमाल जो भी इंडस्ट्री में किया जाता है, ये पानी एक ख़ास क्वालिटी का होता है। हम गंदला पानी, गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी है ना। एक ख़ास क्वालिटी का वाटर होता है। आप मिसाल के तौर पे चाहे आप घर में इनका पानी जो गवर्नमेंट का ट्यूबवेल का सप्लाई करदा पानी है, चाहे आप ये इस्तेमाल करें, चाहे आप नेस्ले का पानी इस्तेमाल करें, चाहे आप गोरमे वगैरह का पानी इस्तेमाल करें, तो वो पानी एक ख़ास क्वालिटी का होता है। उन्होंने उसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, बॉटल के ऊपर, बॉटल के बाहर वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं। एक ख़ास क्वालिटी का वाटर होता है। हम उस क्वालिटी ऑफ वाटर में बहुत तफसील से नहीं जाएंगे, हम एक जनरल सी बात करेंगे कि वाटर क्वालिटी का कैसे पता चल सकता है। वाटर क्वालिटी का पता चल सकता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन से। किस चीज़ से पता चल सकता है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन से। देखिए ज़रा, ये एक डिज़ोल्व, ये एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा जनरल पैरामीटर है। बहुत तफसील से जाना, बहुत तफसील से एनालिसिस करना, जी सोडियम कितना है, जी पोटाशियम कितना है, जी पीएच कितनी, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन एक अगर जनरली मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पानी पीने के काबिल है या नहीं, ये पानी घरों में इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, अगर ये पानी में फ़लाँ चीज़, ये चीज़ जिसकी मैं अभी बात करने लगूँ, ये चीज़ उसमें है या नहीं है, अगर है तो कितनी मिकदार में है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छे लेवल का पानी है या नहीं। तो उसके लिए एक सिंगल पैरामीटर, एक आसान पैरामीटर, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ये क्या है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन। अब डिज़ोल्व ऑक्सीजन है क्या, इसको शुरू करते हैं। पेज नंबर 314 पे हूँ मैं, और ये टॉपिक है इसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन। इसको डीओ भी कहते हैं, डीओ। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब है कि पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है। पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डिज़ोल्व ऑक्सीजन। आपको याद है, आपने चैप्टर 4 में ऑक्सीजन सल्फर पे जहाँ पे बात हुई थी, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन वाटर में रिएक्शन नहीं करती, वाटर के साथ ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन वाटर में ना स्पेरिंगली डिज़ोल्व होती है, बहुत ज़्यादा कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी।
बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्युबल होती, स्पैरिंगली सॉल्युबल होती है। तो वो अगर उसको देखा जाए, मेजर किया जाए कितनी सॉल्युबल होती है, तो वो है 4 से 8 ppm होती, इससे ज़्यादा भी है। लेकिन एक हेल्दी वाटर का, एक गुड क्वालिटी वाटर की जो वैल्यू है वो ये है 4 से 8 ppm। ppm आपको पता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे आप पढ़ के आए हुए हैं, कहाँ पे पढ़ा था भला? आपने पढ़ा था चैप्टर 9 पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो ये 4 से 8 ppm करीब इसका जो है ना, ये डिज़ोल्विंग इसका होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये जो वाटर है ये एक गुड क्वालिटी वाटर होगा। ये MCQs है इंपॉर्टेंट बेटा, इसको भी जहन में रखें। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट MCQs है, एक्सरसाइज का MCQs है। अच्छा जी, अगर पानी के अंदर 4 से 8 ppm ऑक्सीजन हो ना, तो वी से इट कि ये हेल्दी क्वालिटी वाटर, ये गुड क्वालिटी वाटर है, और ये पीने के लिए इस तरह से, इस हवाले से यानी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर चीज़ें देखते हैं कि वो और चीज़ें क्या हैं। अच्छा जी, पेज नंबर 314 के ऊपर डिज़ोल्व ऑक्सीजन के टॉपिक के अंदर इसमें यह बात भी देखें कि अगर इसके जो ऑक्सीजन की मिकदार है ये 4 ppm से कम हो तो हम इसको अनहेल्दी वाटर कहेंगे। ये वाटर गुड क्वालिटी वाटर नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट इसको कहें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ये जनाबे अली दूसरा पैरामीटर है। मैंने आपसे जिक्र किया ना पहले कि बहुत सारे पैरामीटर हैं वैसे तो, लेकिन उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ये बेसिकली डिज़ोल्व ऑक्सीजन को मेजर करने और उसी के रेफरेंस में एक तरीका है, वो क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या? देखें, ऑक्सीजन की अमाउंट को वाटर में कम करने के 2 तरीके हो सकते हैं मेन। बेटा ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है, इसको ज़हन में रखो, अभी समझ आ जाएगी सारी बात। मैंने आपको पहले बताया कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन मींस इट्स अ गुड क्वालिटी वाटर। 4 से 8 ppm अगर ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है, इट मींस इट्स अ गुड क्वालिटी वाटर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस ऑक्सीजन की मिकदार को डिस्टर्ब करने वाली 2 चीज़ें हो सकती हैं, इसको पोल्यूट करने वाली 2 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या? एक, मे बी ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, ये भी कोई वायरसेस हों, मे बी कोई बैक्टीरियाज हों, मे बी फंगस हों। दोज थिंग्स विल कंज्यूम ऑक्सीजन। उन्होंने भी तो रेस्पिरेशन करनी है ना, उन्होंने भी तो बेसिकली ये जो क्या नाम है इसका, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये अपनी एनर्जी कैसे अपने अंदर अपने लिए अवेल करते हैं? ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब इनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, इनको ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि अगर एक एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वो लेट्स से ग्लूकोज है, वो इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मैं बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूँ, वो इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं और इसके नतीजे में बनता क्या है? CO2, और साथ में क्या निकलता है? एनर्जी। इस एनर्जी को वो अपने लिए कंज्यूम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसके नतीजे में पैदा हुई और अपना जो एनर्जी निकली है वो उन्होंने कंज्यूम की। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साथ में और पहले कंज्यूम की, वो क्या है? ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ हो सकते हैं आपके कोई केमिकल्स ऐसे हों, आपके मुमकिन है आपके जो वाटर आ रहा है उसके अंदर मुमकिन है कोई केमिकल ऐसे हों जो उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहे हों, उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हों। आगे वही बात मैंने आपको बताया ना, 4 से ppm से कम अगर हो गया DO, इट मीन्स इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी वाटर। अब वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाली कौन सी चीज़ें हैं? मे बी दोज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मे बी दोज आर सम काइंड ऑफ केमिकल्स।
विच आर कंज्यूमिंग दैट ऑक्सीजन। अब उनको मेजर करने के हमारे पास ये दो तरीके हैं। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नाम से जाहिर हो बायोकेमिकल, वो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स विच विल बी कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। दूसरी चीज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा ये सारे ना, इसको बोलते हैं COD। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो कह सकता है कि जी फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, लेकिन लॉन्ग से ज़्यादा ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेता है बताएं DO क्या है, बताएं BOD क्या है, बताएं COD क्या है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक, और इनको इन नाम से याद रखना है। वो हो सकता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ ये कहते हैं BOD बताएं। ये इनकी अप्रूव्ड जो एब्रीवेशंस है, DO, BOD, COD। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब BOD हम मेजर कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जिस पानी में हमने BOD निकालनी है ना, हम उस पानी का सैंपल लेते हैं। उस पानी को सैंपल उसका जब लिया जाता है तो उसको सैंपल को किसी बॉटल में डाल के उसको सील कर देते हैं। लेकिन ये सील करने से पहले एक काम करते हैं क्या, कि इसकी ऑक्सीजन मेजर कर लेते हैं। सैंपल लिया, उसकी ऑक्सीजन मेजर कर ली पहले कि कितनी ऑक्सीजन है उसकी, उसके बाद उसको सील कर दिया। सील ऊपर से बॉटल एयर टाइट बंद करके इसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डेज के लिए रख देते हैं, बंद करके रख दिया। 5 दिन बाद ये बोतल खोली जाती है और बोतल खोलने के बाद अब इसमें से दोबारा ऑक्सीजन मेजर की जाती है। एक आ जाती है हमारे पास इनिशियल रीडिंग, इनिशियल मतलब शुरू वाली रीडिंग, और एक आ जाएगी आफ्टर 5 डेज फाइनल रीडिंग। इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे, इन दोनों को हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहले थी और अब 5 दिन बाद कितनी ऑक्सीजन है। तो जितनी भी ऑक्सीजन उसके अंदर कंज्यूम हुई है वो किसने की होगी, बेसिकली वो उसके अंदर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने की है। क्लियर होगी बेटा बात? यह तरीका होता है जिसके ज़रिए BOD मेजर की जाती है, और इससे हमें पता चलता है कि इस पानी के सैंपल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी अमाउंट कितनी है। बेसिकली वो ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम कर, देखें ना, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। अगर वो कम है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी कम होगी। उसके बाद जो आखिरी तरीका, तीसरा तरीका, वो है COD। COD में क्या करते हैं, नाम से जाहिर है केमिकल, इसमें सिर्फ केमिकल, इसमें बायोकेमिकल था, ये केमिकल। केमिकल में क्या करते हैं हम, Cr2O7 डाइक्रोमेट के कंपाउंड यूज करते हैं। इस तरह से छोटी सी एक वाइल होती है, छोटी सी, जैसे समटाइम जैसे आपने देखा होगा, आपको कभी इत्फाक हुआ हो ब्लड सैंपल देने का, तो ब्लड सैंपल आपसे लेने के बाद ना वो एक छोटी सी शीशे की वाइल होती है, उसके अंदर वो रख लेता है। तो इसी तरह की वाइल होती है, उस वाइल के अंदर सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर डाइक्रोमेट के आयन लिए जाते हैं, और इमीडिएटली इसका जो है रिएक्शन होता है और पता चल जाता है कि डाइक्रोमेट के आयन्स ने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की। हमने मेजर बेसिकली क्या करना है, हमने मेजर करना है कि सैंपल में ऑक्सीजन कितनी है, सैंपल में ऑक्सीजन कितनी है, इसकी मेजरमेंट करते हैं, डाइक्रोमेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। अब ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गई, तो पीछे थोड़ा सा कोई क्रोमेट बच जाता है, डाइक्रोमेट पीछे बच जाता है। फिर इसकी होती है बैक टाइट्रेशन, इसको क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, इसकी टाइट्रेशन करते हैं और मेजर कर लेते हैं कि क्रोमेट बचा कितना है। तो जितना क्रोमेट बचा है, इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग बैलेंस होके पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितनी है। यह तरीक़ेकार होता है बेटा COD मेजर करने का, यह तरीक़ेकार होता है BOD का, और इस तरह से हम किसी भी सैंपल में DO निकालते हैं एंड फाइनली वी गेट टू नो कि जी इस वाटर की क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट देखें ज़रा, पेज नंबर 315 पे प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। इंतहाई आसान और इंतहाई इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये आ जाया करता है बोर्ड में, बोर्ड में आया होगा ये पहले
क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली होता क्या है कि जो पानी है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये जो पानी है ना, आप इसको अगर साफ पानी है और ख़ास तौर पे अगर जैसे ज़मीन से निकल रहा है, ग्राउंड वाटर है, पानी दो तरह का हो सकता है ना, या तो सरफेस वाटर हो सकता है या वो सरफेस वाटर हो सकता है, दूसरा वो ग्राउंड वाटर हो सकता है। तो जो ग्राउंड वाटर है ना, ये बेसिकली वो है जो हम ट्यूबवेल के ज़रिए, कुएं के ज़रिए, पंप लगा के ज़मीन के अंदर से ले रहे हैं। और सरफेस वाटर वो है जो कि पानी ऊपर मौजूद है, सरफेस के ऊपर, झीलें हैं, नहर है, कोई दरिया है, ये सरफेस वाटर में आते हैं। और जो पानी नीचे से निकाला जा रहा है वो आता है ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर ना, ये तो मोस्टली वी एक्सपेक्ट कि साफ होता है, हम इसी को कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर। लेकिन सरफेस वाटर साफ नहीं होता। सरफेस वाटर किसी सूरत में, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये इस तरफ जाएं, पहाड़ी इलाकों की तरफ, शुमाली इलाका जात की तरफ, जहाँ पे झीलें मौजूद हैं और हमें पता है कि वो झीलें जो वो हैं, क्या नाम है उनका, ग्लेशियर्स, उनको पिघल के आ रही हैं, तो चलें ठीक है, मुमकिन है कि वो साफ़ हो। लेकिन यूजली अब जैसे लाहौर जैसा शहर है, हमारी ये जो केनाल है ये सरफेस वाटर है, दरियाए रावी है ये सरफेस वाटर है, लेकिन ये साफ़ तो नहीं है ना, इनको तो आप कंज्यूम नहीं कर सकते पीने के पानी के लिए। तो अब मामला ये आता है कि अगर हमने पानी को कंज्यूम करना है तो फिर हम इसको पहले साफ़ करें, इसको क्लीन अप करें। क्लीन अप करने का ये तरीका है जिसको कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर या वाटर ट्रीटमेंट। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर या वाटर ट्रीटमेंट, दोनों तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये बोर्ड में इससे पहले आ चुका हुआ है। बोर्ड में कम से कम भी 2-3 दफ़ा उसने ये बात पूछी हुई है। नहीं सॉरी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखें ना, तो वहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल का मतलब यही है, पोर्टेबल का मतलब होता है पॉट एबल। ये पॉट का मतलब है बर्तन, बर्तन को बोलते हैं ना पॉट। तो पोर्टेबल का मतलब वो पानी जिसको आप बर्तन में ले सकते हैं, ये नहीं कि आप पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 पे एक्सरसाइज का। उसने कहा है कि हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड दैट इज़ मेड पोर्टेबल, डिस्कस इन डिटेल। तो आप इसमें पूरा ये टॉपिक बताएंगे। बेटा वाटर को पोर्टेबल बनाने का या वाटर को प्योरीफाई करने का बेसिकली 3 मेन स्टेप्स हैं। ये मैं कह रहा हूं कि 3 मेन स्टेप है। एक एरेशन, दूसरा कोएगुलेशन, तीसरा क्लोरीनेशन। एक एरेशन, दूसरा कोएगुलेशन, तीसरा क्लोरीनेशन। ये 3 मेन स्टेप हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन वगैरह भी इसमें शामिल है, कार्बन ब्लैक, चारकोल डाला जाता है, लेकिन ओवरऑल मेन 3 स्टेप्स हैं। क्या? एरेशन, कोएगुलेशन, क्लोरीनेशन। इंतहाई आसान छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी की फॉर्म में मैंने आपको बताना है और आपको सारा पता चल जाना और याद हो जाना। देखें ज़रा, सबसे पहले हम आते हैं एरेशन के ऊपर। एरेशन नाम से क्या लग रहा है? एरेशन, इसका मतलब है कि इसके अंदर से, पानी के अंदर से एयर पास करवाना। क्या? एयर पास करवाना। ऐसे करके कंटेनर है, उसके अंदर पानी मौजूद है। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ये ब्लू कलर का वाटर मौजूद है। हम क्या करते हैं,
यहाँ से पंप लगा के साइडों से या नीचे से एयर इसके अंदर पुश की जाती है। आपको याद हो, इत्तेफाक हुआ हो कभी, आपने कभी एक्वेरियम देखा? एक्वेरियम के अंदर आपने एक छोटा सा पंप लगाया होता है। वो पंप क्या कर रहा होता है? वो पंप बेसिकली एयर इनपुट दे रहा होता है, और उसकी वजह से, पंप की वजह से जो आपका पानी है उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती है। यही काम हो रहा है एरेशन में। क्या किया जाता है कि पीछे से जो पानी आया है, वेस्ट वाटर, जहाँ से भी जो भी पानी आ रहा है, उसमें से सबसे पहले पास की जाती है एयर। एयर पास करने से क्या होगा? मिसाल के तौर पे कोई डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी, जैसे बड़ी कॉमन एक है H2S गैस है, डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं इसके अंदर। जब आप एयर पास करवाएंगे तो क्या होगा? वो एयर अपने साथ उन गैसेस को कैरी कर लेगी और बाहर निकल जाएगी। पानी इस लिहाज से साफ़ हो गया। ऐसे ही अच्छा, फिर मिसाल के तौर पे कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसा कि लेट्स से, जैसा कि है आयरन, Fe2 की जो फॉर्म है इसकी, ये अगर इसके अंदर मौजूद हो, क्या नाम है इसका, वाटर के अंदर, तो अगर इसको आप ऑक्सीजन इसमें से पास करवाएं तो क्या होगा? इसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी ना। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? उसने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ऐड करना और इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पे उसने 2 लूज किए हुए थे, यहाँ पे इसने 3 लूज किए। आयरन 2 अगर मौजूद हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन 3 में। क्यों? ऑक्सीडेशन की वजह से, जब आप एयर उसके अंदर से पास करवा रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे केमिकल, मिसाल के तौर पे कार्बन मौजूद है, लेट्स से कार्बन मौजूद है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या होगा? उसके अंदर से निकल जाएगा। सबसे पहले इसमें से एरेशन की जाती है, इसकी एयर पास करवाई जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर खुली। अगर पानी के अंदर कोई बैड स्मेल है, कोई पानी के अंदर इस तरह का मामला है, कोई गैसेस ट्रैप थी, जैसे डिजॉल्व गैसेस मैंने आपको कहा, तो वो सारी भी उसके साथ निकल जाएंगी बाहर, एयर के साथ बाहर निकल जाएंगी। सबसे पहले एरेशन होती है। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात फिर होती है कोएगुलेशन। एरेशन के बाद क्या करवाया जाता है? कोएगुलेशन करवाई जाती है। अब कोएगुलेशन में क्या होना है? कोएगुलेशन का जो वर्ड है ना, कोएगुलेशन, आपको याद है आपने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है? कोलाइडल सॉल्यूशन याद पड़ता है कि नहीं? आपने मैट्रिक में ज़्यादा तफसील से पढ़ा था ये, FSC पार्ट 1 में इतना ज़्यादा तफसील से नहीं था, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कुछ सॉल्यूशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन है, जिनमें से आप एक तरफ से देखते हैं और दूसरी तरफ से लाइट पास करवाते हैं, लाइट उसमें से पास होती है, उसमें कोई चीज़ रोकने वाली नहीं। कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो लाइट को रोकते हैं, जिनको आप कहते हैं वहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद है उसके अंदर। सस्पेंडेड सॉलिड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो पानी है या जो वो सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, कोई ऐसे पार्टिकल मौजूद हैं जो बेसिकली उसके अंदर सस्पेंड हैं। तो जब आप लाइट पास करवाएंगे तो दे विल स्टॉप दैट लाइट, वो उसको पास नहीं होने देंगे मुकम्मल। अब अगर आपको याद हो तो दोनों के दरमियान में एक चीज़ थी, वो थी कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स वर नॉट दैट मच बिग कि वो सस्पेंडेड सॉल्यूशन में आए, और पार्टिकल्स वर नॉट दैट मच स्मॉल कि आप उसको क्लियर सॉल्यूशन कह लें। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में आप दूध है, वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। आप कच्ची लस्सी बनाया करते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, क्या बनता है? कच्ची लस्सी बन जाती ना, वो कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक हो गया? पानी जब गदला होता है तो बेसिकली वो गदलापन इस पार्टिकल्स की वजह से होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं, जो कोलाइड बना रहे हैं।
हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इन कोलाइडल पार्टिकल्स को नीचे लाया जाए। हम इसके लिए एक बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं तरीका। वो तरीका क्या है? यूज़ ऑफ एलम। एलम बेसिकली ना एक पाउडर होता है। एलम को ना पानी के अंदर यूं करके ऐसे छिड़क, आपको कभी इत्फाक हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाने का, बोरियां की बोरियां वो एलम की ख़रीदते हैं, और जब वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरा वो एक जो कंटेनर सा होता है उनका इसके ये काम करने के लिए, तो उसमें ला के ना पूरी की पूरी बोरी ऐसे फेंकी जाती है, उसके अंदर पूरी ऐसे शावर करते हैं, एलम को थ्रो करते हैं। वो एलम क्या करता है? अब एलम वैसे आपको पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है एलम का? पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही जनाब, जब ये एलम इसके अंदर मौजूद होता है तो ये क्या करता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट किस में होता है? ये कन्वर्ट होता है पोटाशियम सल्फेट सेपरेट हो जाता है। अब अगर जो एल्यूमिनियम उसके अंदर मौजूद था अगर लिक्विड के अंदर, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं होता, ये नीचे बैठ जाता है। और क्या हो सकता है? कैल्शियम सल्फेट बन सकता है। और क्या हो सकता है? साथ में वाटर बन सकता है। ये इक्वेशन ज़रूर लिखनी है अगर ये वाला पोर्शन आता है, कोआगुलेशन वाला। ठीक हो गया जनाब? कैल्शियम सल्फेट बन सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम सल्फेट। तो ये एलम बेसिकली क्या कर रहा होता है? बुनियादी तौर पे कर क्या रहा है? ये तो चलें रिएक्शन हो गया ना, करता क्या है ये वो जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं ना, उनको जाके हैवी कर देता है, उनको जाके घेर लेता है। डिफरेंट कंपाउंड और बना दिए, कुछ को पोटाशियम सल्फेट बना के नीचे ले आएगा, कुछ को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के नीचे ले आएगा, कुछ को कैल्शियम सल्फेट बना के नीचे ले आएगा। कुछ ऐसे हो गए। कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइक जैसे ये मैं एक डॉट लगा रहा हूँ, ये एक मैं डॉट लगाया, ये हल्का सा बिल्कुल पार्टिकल है, ये जाके इसको यूं घेर लेता है। इसके पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, जब ये जाके इसको सराउंड करता है तो फिर क्या होता है? इसका मैस बढ़ जाता है। जब इसका मैस बढ़ता है नीचे आ जाता है। पानी साफ। एलम इस लिहाज से बड़ा कमाल का काम करता है। करीब 80% जितना सस्पेंडेड सॉलिड पानी के अंदर मौजूद होता है ना, एलम उसको रिमूव कर देता है। इतना एफिशिएंट है। इसीलिए मैंने बताया ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी बोरियां की बोरियां ला के रखी होती हैं उन्होंने, वो बोरी पूरी ऐसे डाली जाती है और उसमें क्लीन अप उसको किया जाता है। जब एलम में से एक दफ़ा एलम की ट्रीटमेंट हो जाती है ना, तो पानी 80-90% तक साफ हो जाता है। उसके अंदर जितना डस्ट पार्टिकल, जितने ऐसे पार्टिकल जो कि कोलाइडल पार्टिकल थे, जितने ऐसे पार्टिकल जो कि सस्पेंड थे, वो सारे के सारे नीचे आ जाते हैं उसके अंदर। क्लियर होगी बेटा बात? यहाँ पे कोएगुलेशन की बात हुई, ख़त्म। कोएगुलेशन के बाद अगर मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि पानी हार्ड है, पानी अगर हार्ड है तो उसके अंदर इसने हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन आप एक बना सकते हैं चाहें तो। इसने उसको वैसे ही जेली तौर पे उसकी बात कर दी है। अगर आप चाहें तो आप एक हेडिंग बना सकते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। एक छोटी सी बात है इसके बाद, कोएगुलेशन के बाद क्या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कैसे की जाती है? अब हार्ड क्यों होता है वाटर? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। आपने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं पहले। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेसिकली दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल के वाटर बिकम्स हार्ड। चैप्टर 3 बोरेक्स, यूजेस ऑफ बोरेक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। याद आया? आप बोरेक्स को भी यूज़ करते हैं, आप सोडियम सल्फेट वॉशिंग सोडा को भी यूज़ करते हैं, फिर आप जनाब अली सोडियम सल्फेट नहीं वॉशिंग सोडा उसको यूज़ करते हैं। फिर आप याद हो आपको एक सोडियम जियोलाइट यूज़ किया करते थे, आपने पढ़ा है, ये 8th में पढ़ा होगा शायद, सोडियम जियोलाइट।
बहरहाल इसकी हमें बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने भी इतनी सी बात की है। तो वैसे भी ये तो जनरल बात है, आपको वाटर सॉफ्टनिंग का पता होना चाहिए कि वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ये तरीके हैं, बोरेक्स इस्तेमाल करते हैं, सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए इसको कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्ट वाटर में। अगर इसमें कोई क्लोराइड सल्फेट मौजूद है तो वो इसमें से निकाले जाते हैं। ओके जी, उसके बाद हम लास्ट थोड़ा सा टॉपिक शुरू कर लें, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर वाला। चलें ठीक है, इसको इतना रख लें, है वैसे बड़ा आसान है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में सिंपल ये होता है कि उसमें से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, क्लोरीन गैस पास करवाते हैं या HOCl का कंपाउंड बनाते हैं। चलें बहरहाल इसको यहीं तक रख लें, इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे। लेकिन ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में ना इसको ख़त्म कर देना आप चैप्टर को। चलें ठीक हो गया। बहरहाल बेटा यहाँ तक रखते हैं, हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज हमने पढ़ा क्या बेसिकली, आज हमने पढ़ा है पेज नंबर 315 के पॉइंट नंबर 2 तक, कोएगुलेशन तक। कल इंशाल्लाह ताला वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन स्टार्ट करेंगे। आज हमने देखा है कि बेसिकली गुड क्वालिटी वाटर है क्या, उसकी खसूसियात क्या है। तो इसमें हमें बताया गया कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ द मेजर। डिज़ोल्व ऑक्सीजन से बात पता चलेगी कि वो वाटर गुड क्वालिटी है या नहीं। अगर ये 4 से 8 ppm तक DO मौजूद है तो विल से कि ये गुड क्वालिटी वाटर है। फिर हम देखा कि वो DO कम कैसे हो रही है, वो 2 तरीक़ों से हो सकता है। या वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जो कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है जो उसको कंज्यूम कर रहा है, मे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। हमने दोनों का तरीका देखा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और COD क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में मेनली ओवरऑल 3 स्टेप्स होते हैं, एरेशन, कोएगुलेशन एंड क्लोरीनेशन। इससे पहले फिल्ट्रेशन वगैरह भी होता है, फिर एडिशन ऑफ चारकोल वगैरह भी होता है, लेकिन वो इसके अंदर छोटे छोटे बातों के तौर पे इस्तेमाल आता है। अब चारकोल डाला जाता है, समटाइम वो भी सस्पेंडेड सॉलिड को, अनवांटेड कलर को दूर करने के लिए चारकोल डाला जाता है। अगर मिसाल के तौर पे कभी आप किसी कैंपिंग पे गए हो ना और वहाँ पे आप देखें कि पानी आपको साफ़ नहीं मिल रहा, तो एक छोटा सा जो आसान तरीका होता है ना उसको साफ़ करने का, आप चारकोल लें, जो कोयला होता है चारकोल, वो लें और उसको स्प्रेड कर दें पानी के ऊपर, यूँ पानी को स्प्रेड कर दें, वो बहुत हद तक पानी को साफ़ करता है चारकोल। आप यूँ स्प्रेड करें, उसके बाद उस पानी को फ़िल्टर करें और इस्तेमाल कर लें। बहरहाल तो हमने ये देखा कि जनाब अली एरेशन क्या है, एरेशन उसमें से एयर पास करवाई जाती है। उससे क्या है कि अगर उसमें DO कम थी तो DO की मिकदार भी पूरी हो जाएगी। फिर हमने देखा कोएगुलेशन करवाई जाती है, कोएगुलेशन में एलम ऐड करवाया जाता है और वो एलम बेसिकली क्या करता है, वो उसमें जितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको लेके नीचे आ जाता है। करीब 80% ऑफ वाटर जो है वो क्लीन अप हो जाता है आफ्टर कोएगुलेशन। लास्ट स्टेप इंशाल्लाह ताला क्लोरीनेशन वाला है और उसमें हम क्या करेंगे कि जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखें ना हमने पानी को स्मेल के हवाले से भी साफ़ कर लिया, हमने पानी को DO के लिए हवाले से भी पूरा कर लिया, फिर हमने पानी को मट्टी गदलापन उसके हवाले से भी साफ़ कर लिया। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वायरसेस, बैक्टीरिया, जो टाइफाइड, कॉलरा, डेजेंट्री और जिसको आप लूज़ मोशन वगैरह और पेचिश कहते हैं, वो सारे बीमारियां कॉज करते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर करवाते हैं, जो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक मुकम्मल तौर पे इसको याद रख लेना, अपना ख्याल रखना, गुड लक।